स्टूडेंट्स, हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हुए रेस्पिरेशन के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर को समझना चाहते हो तो बेहतर होगा कि आप इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कवर करेंगे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। ठीक है, तो उनका एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, फिशेस के अंदर और ह्यूमंस के अंदर, इसके बारे में हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर हम लाइम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ले लेते हैं फ्रेश लाइम वाटर। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि फ्रेश लाइम वाटर से हम एक पाइप के जरिए एयर ब्लो करते हैं। ठीक है, यहां से हम है ना क्या करते हैं, अपने मुंह से जो है हम एयर को ब्लो करते हैं। जो सांस हम छोड़ते हैं, है ना, जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय जो एयर बाहर आता है, उस एयर को हम इस पाइप के जरिए लाइम वाटर से पास करते हैं। ठीक, तो जब लाइम वाटर से हम एयर पास करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है, अब लाइम वाटर तभी मिल्की वाइट होता है जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, अगर हम इसका रिएक्शन लिखना चाहें केमिस्ट्री के हिसाब से तो देखिए क्या होगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हम इसमें से जो एयर ब्लो करते हैं उस एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। बट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही इससे रिएक्ट करेगा, बाकी चीजें रिएक्ट नहीं करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे बनने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये जो फ्रेश लाइम वाटर सॉल्यूशन है ये हमें व्हाइट दिखने लगता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कभी भी टेस्ट करना रहता है तो उसे फ्रेश लाइम वाटर से पास किया जाता है, और जब फ्रेश लाइम वाटर से उसे हम पास करेंगे तो उसका जो कलर होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को चलिए पूरा कर देते हैं, साथ ही यहाँ पे वाटर बनता है, ये रिएक्शन होने लगता है जिसकी वजह से मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक, अच्छा, एनसीईआरटी में एक और एक्टिविटी दी हुई है कि इसी तरह का बीकर या टेस्ट ट्यूब में से यहां पे जो हम एयर ब्लो कर रहे हैं वो एक्सहेल्ड एयर है। एक्सहेल्ड कहने का मतलब है जिसे हम सांस छोड़ते समय निकालते हैं, वो वाला एयर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमने यूज किया है एक्सहेल्ड एयर। ठीक, यहां पर अब हम क्या करते हैं, एक सिरिंज लेते हैं। ठीक, इस तरीके का एक सिरिंज लेते हैं, ये उसका पिस्टन है, इस तरीके से, और अब हम पिस्टन से इसमें एयर डालते हैं। ठीक है, यह हमारा एक्सहेल्ड एयर नहीं है, मुंह से निकला हुआ नहीं, एटमॉस्फेयर का जो एयर है ना,
ये हम इस पिचकारी को बाहर लाएंगे, एटमॉस्फेयर के एयर भरेंगे और पानी के अंदर ले जाकर के उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो एयर हम लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है। ठीक, तो इसमें भी जब हम बार बार पिचकारी मारेंगे, है ना, और इसके अंदर जो पानी है वो भी फ्रेश वाटर ही है, फ्रेश लाइम वाटर है। ठीक, तो इसमें जब हम पिचकारी से या सिरिंज से बार बार जब हम इसमें एयर डालेंगे तो ये भी मिल्की व्हाइट ही हो जाएगा, है ना, इसका भी कलर जो है वो मिल्की व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि ये भी मिल्की व्हाइट क्यों होगा? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है ना उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है, जिसकी वजह से फ्रेश लाइम वाटर मिल्की व्हाइट हो जाएगा जब एटमॉस्फेयर वाला एयर इस फ्रेश लाइम वाटर से रेगुलर पास कराया जाएगा। बट ये प्रोसेस में ना टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना, इसे व्हाइट होने में ज्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पे व्हाइट होने में ना टाइम जो है वो कम लगेगा, बहुत कम टाइम लगता है इसमें। ठीक है, अब सवाल है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि हमारा जो एक्सहेल्ड एयर होता है ना, जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है, अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो लाइम वाटर से रिएक्शन फास्ट होगा और कैल्शियम कार्बोनेट फास्ट बनेगा, जिसकी वजह से ये जल्दी व्हाइट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होता है, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये जो मिल्की व्हाइट होने का जो इसका रेट होगा वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होता है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्विकली यहां से ले लेता हूं। देखिए जो लिप्स होता है, लिप्स के अंदर जो है ना वो स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? छोटा छोटा पोर्स होता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक, तो स्टोमेटा के जरिए क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है। ठीक, और फोटोसिंथेसिस के जरिए यहां पे ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद रहता है। ठीक है, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के जरिए यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, वो सेल के अंदर ही रहता है। ठीक, तो अब क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो लीफ में स्टोमेटा के जरिए ही बाहर आ जाता है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी स्टोमेटा के जरिए बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लीफ के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक, स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम में क्या होता है, जो वुडी पार्ट होता है, ठीक है, वुडी यानी कि लकड़ी के जैसा जो पार्ट होता है ना, वहां पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स, तो इसमें क्या होता है कि लेंटिसेल्स के जरिए, है ना, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट को मिलता है और रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसी लेंटिसेल के जरिए बाहर आ जाता है। तो इस तरह से स्टेम में जो रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो लेंटिसेल्स के जरिए होता है, और ये दोनों ही प्रोसेस, ऑक्सीजन के जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड के आने का प्रोसेस डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। यहां भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। ठीक है, रूट्स में क्या होता है कि रूट में रूट हेयर्स होता है। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रक्चर होता है बाल के जैसा, ठीक है, हेयर के जैसा रूट हेयर्स होता है। तो रूट हेयर्स का जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन के जरिए ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आता है। ठीक है, और यहां भी जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है।
हम इसे अगर वर्ड्स में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। लीव्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है ना, टेकन इन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आता है स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से। इसी तरह अगर हम वुडी पार्ट्स की बात करें तो ऑक्सीजन जो अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजा जाता है वो लेंटिसेल्स के जरिए भेजा जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। हम रूट्स की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजा जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, किसका सेल मेम्ब्रेन? तो जो रूट हेयर्स होता है, ठीक है, रूट हेयर्स के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और डिफ्यूजन प्रोसेस से ये होता है। अब यहाँ पे एक चीज है, डे और नाइट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी होती है लीफ के अंदर, है ना, वो अलग अलग होता है। आइए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए डे टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मेजर इवेंट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस मेजर इवेंट होता है। फोटोसिंथेसिस इज the major activity in green parts। प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो लीव्स की, ठीक है, फोटोसिंथेसिस मेजर पार्ट होता है। और हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, एंड हेंस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो लीफ के अंदर ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो दिन के टाइम में इसे ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तो लीफ के अंदर खुद ऑक्सीजन बनता है, और यही ऑक्सीजन ये प्लांट जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेता है। तो दिन में इसे ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज, है ना। therefore it takes CO2 during daytime, इसलिए दिन में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ अंदर लेगा, ऑक्सीजन नहीं लेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब हम नाइट की बात करें, ड्यूरिंग नाइट, इस समय देखिए क्या होता है ना। नाइट में क्या है, फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द मेजर activity in all parts of the प्लांट के सभी पार्ट में रेस्पिरेशन ही मेजर एक्टिविटी होता है। और रेस्पिरेशन में हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो ये गैस क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, एंड हेंस CO2 is released, ठीक है, दिन में ये नाइट में ये CO2 रिलीज करेगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं उनका एक्सचेंज इंसेक्ट्स में कैसे होता है। मान लेते हैं ये कोई एक इंसेक्ट है, ठीक,
तो इंसेक्ट को भी एनर्जी चाहिए होता है और इसे भी एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस को पूरा करना है। और रेस्पिरेशन के लिए हमें पता है 2 चीजें चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए क्या है कि फूड तो इसे मिल जाता है न्यूट्रिशन प्रोसेस से, और ये डाइजेशन वगैरह करके ग्लूकोज अपने अंदर बना लेता है। ठीक है, ग्लूकोज इसके अंदर चला आता है इसके सेल के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस से। अब जरूरत है यहाँ पे ऑक्सीजन की, यानी कि रेस्पिरेटरी गैस की। तो ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? ठीक है, तो देखिए क्या है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का ट्यूब्यूलर, ट्यूब के जैसा, ऐसे ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए इस तरीके का ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके का ट्यूब होता है। और ये जो पोर्स है इसको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स। ठीक, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन इस स्पाइरेकल्स के जरिए, है ना, इस स्पाइरेकल्स के जरिए सेल तक पहुंचता है। ठीक, अब फिर क्या होता है कि सेल के अंदर जब ऑक्सीजन चला आता है और यहाँ पे ऑलरेडी ग्लूकोज होता है, तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच रेस्पिरेशन होता है। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है वैसी स्पाइरेकल्स के जरिए बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है। आइए हम इस चीज को वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीजन रीचेज द सेल थ्रू द स्मॉल ट्यूबुलर ओपनिंग्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स। जो बॉडी का आउटर सरफेस होता है ना, उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होता है जिसको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। उसी के जरिए ऑक्सीजन जो है वो सेल तक पहुंच जाता है। ठीक है, द CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट थ्रू द सेम स्पाइरेकल्स। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से सेम स्पाइरेकल्स से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से इंसेक्ट्स में ये होता है? तो मैक्सिमम, ज्यादातर इंसेक्ट्स में यही होता है। ठीक है, कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया, ग्रास हॉपर। ठीक है, आपका कॉकरोच हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो बग्स होता है। ठीक है, ये जो चीजें हैं, है ना, इनमें स्पाइरेकल्स ही होता है। स्पाइरेकल्स के जरिए उनमें रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि फिश में रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक फिश है। ठीक है, ये एक फिश है। फिश को आप ऑब्जर्व करेंगे कि फिश जो होता है ना, अपना माउथ को ओपन करता है, क्लोज करता है। ठीक है, फिर क्लोज करता है, ओपन करता है, क्लोज करता है, ओपन करता है। तो जितनी बार ये अपने माउथ को ओपन और क्लोज करेगा, उतनी ही बार इसके आई के पीछे, है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं गिल्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं गिल। ठीक, तो उतना ही बार ये जो गिल होता है ना, गिल के ऊपर का जो कवर होता है, ठीक है, वो खुलता है और बंद होता है। ठीक, तो होता ये है कि जब ये माउथ ओपन करता है फिश, ठीक है, तो इसके माउथ से जो है ना वाटर अंदर जाता है। ठीक, वाटर अंदर जाता है, और ये जो गिल है, गिल से वो वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक, अब क्या है कि रेस्पिरेशन के लिए फिश को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो ग्लूकोज तो इसे न्यूट्रिशन प्रोसेस से मिल जाएगा, जो ये फूड खाता है उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन के बाद इसको मिल जाएगा ग्लूकोज। अब ऑक्सीजन देखिए, वाटर के अंदर क्या होता है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो जब ये फिश माउथ के जरिए वाटर को इनटेक करता है, अंदर लेता है,
तो साथ ही साथ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी चला जाता है। और जब वाटर इसके गिल्स के ऊपर से पास होता है उस समय डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये गिल जो होता है ना, उसमें मौजूद ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये जो फिश का जो गिल है ना, इसमें ब्लड होता है। ठीक, अब ये ब्लड क्या करता है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और बाहर सिर्फ वाटर छोड़ देता है। ठीक है, साथ ही देखिए क्या होता है, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन तो इसके बॉडी के अंदर चला जाता है, रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड क्या करता है, वापस गिल में लाता है और जिस समय वाटर बाहर जा रहा होता है उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर देता है। तो गिल से जो पानी निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, जब ये इनटेक करता है, ठीक है, अंदर लेता है वाटर, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उसमें वाटर होता है प्लस ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये चला गया है ना, अब गिल से बीच में वही। ठीक, तो गिल्स क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेगा। गिल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड इस ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर देगा और अब पीछे से जो है गिल्स में क्या निकलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लाके वाटर में मिक्स कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसमें सबसे बड़ा रोल गिल्स का होता है। ठीक है, यानी गिल ही फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी वो ऑर्गन जो गैसेस को एक्सचेंज करता है। ठीक, तो चलिए हम इसे भी वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इन अ फिश, यानी एक फिश के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो गिल्स के जरिए होता है। ठीक है, जब वाटर गिल्स के ऊपर से पास होता है तो जो ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व होता है ना, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसे गिल्स में जो ब्लड होता है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जो CO2 बनता है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, वो CO2 ब्लड जो है वापस गिल्स तक लाता है। ठीक है, और वो वाटर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो वाटर गिल्स के जरिए पास होता है। ठीक है, यहां से निकलने वाले वाटर में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फिश के अंदर होता है। ठीक, अब देखिए क्या है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि जो अभी तो मैंने सिर्फ फिश की बात की, इसी तरह और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं, सारे एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, हाँ, एक्वेटिक एनिमल्स में कुछ एनिमल्स और भी हैं एक्सेप्शनली, जैसे हम बात करें व्हेल्स की, तो वो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व वाला नहीं लेता है ना, वो वाटर के सरफेस में रहता है, अपना मुंह बाहर निकालता है और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेके वो वापस पानी में चला जाता है, वो एक अलग सा चीज है। ठीक, अब यहाँ पे एक सवाल एनसीईआरटी में ये है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है ना, उसके कंपैरिजन में जो टेरेस्टेरियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्टेरियल मतलब लैंड में, जमीन में रहने वाले, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, ठीक है, ह्यूमंस हो गया और अदर एनिमल्स जो हम डेली लाइफ में जनरली देखते हैं, ठीक, जैसे कि डॉग हो गया, काऊ हो गया, बर्ड्स हो गया, तो ये जो टेरेस्टेरियल एनिमल्स है ना, इनके लिए ज्यादा फायदेमंद है कि ये इजीली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। ठीक, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए थोड़ा मुश्किल है ऑक्सीजन लेना, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसका अमाउंट कम है। ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया है ना, कि किस तरीके से टेरेस्टेरियल एनिमल्स को फायदा होता है। ठीक है, किस तरीके से टेरेस्टेरियल एनिमल्स को फायदा है ऑक्सीजन लेने के मामले में एक्वेटिक एनिमल्स के बजाय। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर ये होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं और वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, जबकि टेरेस्टेरियल एनिमल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को लेते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज ह्यूमंस में कैसे होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक्सचेंज होने का पूरा ये सिस्टम है जिसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है,
अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मेन पार्ट है, इट कंटेन्स नोस्ट्रिल्स, है ना, नोस्ट्रिल्स होता है। उसके बाद नसल पैसेज होता है। उसके बाद ट्रैकिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रॉन्चस होता है। नेक्स्ट ब्रोंकायोल्स होता है, ब्रोंचायोल्स भी पढ़ते हैं इसको, ब्रोंचायोल्स होता है। फिर लंग्स होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं एक चीज और बता दूं कि रेस्पिरेशन क्या होता है ये हमने पढ़ चुका है। फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रीदिंग पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या होता है? ठीक है, ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग का डेफिनेशन होता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है यही कहलाता है ब्रीदिंग। और ये दो पार्ट में होता है ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग दो पार्ट में होता है। एक बार हम ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, ये कहलाता है इनहेलेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग दो पार्ट में होता है। पहला क्या होता है? इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन इन द लंग्स। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन अंदर लेने का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? इनहेलेशन। ठीक है, तो आइए अब हम इनहेलेशन को डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। तो इनहेलेशन को डिटेल में समझने से पहले आपको मैं एक फिनोमिना बताता हूं जो आप नॉर्मल लाइफ में देखते होंगे। ठीक है, देखिए क्या है, मान लेता हूं मैं कि हमारे पास एक बोतल है प्लास्टिक का। ठीक है, इस तरीके का एक प्लास्टिक बोतल है। ठीक है, ढक्कन नहीं लगा हुआ, इसमें बिल्कुल ओपन है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि हम इस प्लास्टिक बोतल को ना प्रेस करते हैं दोनों तरफ से हम इसे दबाएंगे। तो दबाएंगे तो देखिए क्या होगा, जब हम इसको दबाएंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो घटेगा। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो जगह है अंदर का, वो घटेगा। तो जब हम इसे दबाएंगे तो इसका वॉल्यूम घटेगा। अब वॉल्यूम घटने से, है ना, अगर हम वॉल्यूम को V से दिखा दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घटेगा। देखिए डिक्रीज होगा। ठीक, तो एयर, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रेशर यहाँ का बढ़ जाएगा, है ना। जब हम दबाएंगे ऐसे तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो एयर है ना, वो एयर बाहर चला जाएगा। ठीक है, एयर का मूवमेंट किधर होगा? बाहर होगा, है ना। ये डेली लाइफ में हम लोग देख सकते हैं, है ना। पानी भी भर लो और इसको दबाओ तो पानी क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर का वॉल्यूम हम कम कर देते हैं दबाने से और वहां का प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए पानी बाहर चला जाएगा। या एयर रहेगा तो एयर बाहर चला जाएगा। अब वापस क्या करते हैं, है ना, जैसे मान लो ये दब गया हमारा। ठीक है, बोतल ऐसे हमारा दब गया। ठीक, अब वापस क्या करेंगे? जो दबा रहा था उन फोर्सेस को मैं हटा लेता हूं। ठीक, तो जब हटा लेंगे
तो वापस ये बोतल क्या है, जो इस तरह से दब गया था, अब ये सीधा हो जाएगा। तो जब सीधा होगा ये, और ये साइड भी जब सीधा होगा, तो अंदर का वॉल्यूम फिर बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और प्रेशर जब घट जाएगा तो जो एयर बाहर चला गया था वो एयर वापस अंदर आ जाएगा, है ना, वो हवा वापस अंदर आ जाएगा। ये फिनोमेना हम बड़े आराम से देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में, ये खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल जो प्रोसेस यहां होता है सेम प्रोसेस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है। ठीक है, चलिए हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है और वापस लंग्स से बाहर आता है। ठीक, देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा डायफ्राम है, नीचे देखिए एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम कहलाता है। और ये जो हमारा लंग्स है, देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा एक लंग है और ये दूसरा लंग है, ये दोनों मिलाकर के एक पेयर लंग्स बनाते हैं। ये लंग्स के पूरा अगर हम देखें तो इस तरह से रिब्स होते हैं, रिब्स समझ रहे हो, है ना, ये चेस्ट बोन है ना, रीढ़ की सॉरी रिब्स, यहाँ पे हड्डियां होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा लंग्स होता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे रिब्स होते हैं, ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, हमारा डायफ्राम का मूवमेंट नीचे होता है और हमारे जो ये रिब्स है, रिब्स, ठीक है, यहाँ वाले बोन, चेस्ट बोन, और चेस्ट बोन जो है ना ये आउटवर्ड बाहर की तरफ फैलता है। ठीक है, ये जो रिब्स है हमारा बाहर की तरफ फैलता है ना, आउटवर्ड और अपवर्ड ऊपर की तरफ। देखिए ऐसे, ये जो आप देखते हो ना, ये ऊपर भी जाता है और बाहर भी जाता है जब हम सांस अंदर खींचते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम हमारा नीचे आता है और जो हमारा रिब्स है, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसे, रिब्स, RIBS, रिब्स हमारा आउटवर्ड और अपवर्ड जाता है। तो इससे क्या होता है कि अंदर का जो वॉल्यूम है ना, जो चेस्ट कैविटी है, इसके अंदर जो खाली जगह है उसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी, इसको थोरैसिक कैविटी भी कहा जाता है, थोरैसिक कैविटी, है ना, इसके अंदर जो खाली जगह है। ठीक है, तो जो चेस्ट कैविटी है या थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि डायफ्राम नीचे आ जाता है और रिब्स बाहर चला जाता है, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, आप देख सकते हो कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक, तो अंदर का प्रेशर घट जाता है। अब जब अंदर का प्रेशर घट जाता है तो बाहर देखिए, हमारे बॉडी के बाहर जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए अब एयर क्या करेगा, एयर पहले नॉस्ट्रिल में एंट्री मारेगा, है ना, ये नॉस्ट्रिल्स है ना, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाएगा, नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर जो है वो आपका फेरिंग्स में आएगा, इसको हम लोग नसल पैसेज कहते हैं। ठीक, पहले नसल पैसेज में आएगा। ठीक, नसल पैसेज, नसल पैसेज क्या है, नाक के पीछे का खाली जगह यहाँ पे होता है। ठीक, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, नसल पैसेज में एयर होता, सॉरी हेयर होता है, बाल जैसा, बिल्कुल बाल ही होता है, ठीक है, हेयर होता है। ये हेयर क्या करता है ना, एयर के साथ अगर डस्ट पार्टिकल आता है, ठीक है, तो उसको ये फिल्टर करता है, या कोई भी और पॉल्यूटेंट अगर एयर के अंदर रहता है तो ये नसल हेयर जो होते हैं या नोज हेयर जो होते हैं वो उसे फिल्टर करते हैं। साथ ही हमारा जो नसल पैसेज है ना, यहाँ पे म्यूकस भी होता है। ठीक है, म्यूकस, ठीक है, ये नाक में एक लिक्विड होता है, अक्सर सर्दी होती किसी को उस टाइम पे वो ज्यादातर बाहर आता है। ठीक है, तो ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस भी यही काम करता है। तो जो म्यूकस होता है और हेयर होता है, इनका फंक्शन होता है कि जो एयर नसल पैसेज से पास हो रहा हो उसे ये फिल्टर कर लें, यानी कि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होता है या अदर पॉल्यूटेंट्स होता है उसको ये रोक लेता है। ठीक, अब यहां से क्या है, फ्रेश एयर जो है वो फेरिंग्स के थ्रू, देखिए फेरिंग्स क्या होता है, ये जो हमारा माउथ है ना, माउथ के पीछे का और जो नसल पैसेज उसके पीछे का ये जो कॉमन खाली जगह है ना, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के जरिए अब एयर जो है वो आता है यहाँ पे ना दो पाथ होता है, एक ये वाला पाथ आप देख रहे हो,
ये है फूड पाइप, जो कि इसका कनेक्शन हमारे स्टोमक से होता है। ये हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन पार्ट में, ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन में। तो ये पाथ जो है, ये पाथ स्टोमक की तरफ जाता है। और जब हम कोई लिक्विड पिएंगे, जैसे पानी, दूध वगैरह, या कोई सॉलिड चीज खाएंगे जैसे कि ब्रेड, राइस, ये सब चीज, तो कोई सॉलिड और लिक्विड अगर आएगा, है ना, इस फेरिंग्स के जरिए, तो वो इसमें चला जाएगा, है ना, फूड पाइप में, जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। बट जब हम एयर या गैस इनहेल करेंगे, तो वो गैस जो है वो इस वाले पाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब हम कोई गैसेस मटेरियल इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे, तो वो इस वाले पाथ में, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। देखिए यहां से ये जो पाथ है यहां तक, ये कहलाता है ट्रैकिया, ठीक है। एक ट्यूब होता है, नली होती है। अब सवाल है कि सर ऐसा अपने आप क्यों होगा, सॉलिड और लिक्विड रहेगा तो इधर ही क्यों जाएगा, है ना। कोई चावल वगैरह खाएंगे तो गलती से इधर भी तो आ सकता है वो। तो असल में क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस कहते हैं। देखिए इस तरीके का एक ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। जब कोई सॉलिड या लिक्विड हमारे फेरिंग्स में आता है, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसको बंद कर देता है। देखिए ये जो ट्रैकिया है इसको बंद कर देता है, ठीक, इसको वो पूरी तरह बंद कर देता है, ठीक है। इससे क्या है, सॉलिड और लिक्विड इस वाले पाइप में आ जाएगा और स्टमक में चला जाएगा। लेकिन जब गैस की बात आती है ना, जब कोई सॉलिड या लिक्विड हमारे फेरिंग्स में नहीं रहता या माउथ में नहीं रहता कोई सॉलिड और लिक्विड, उस समय ये एपिग्लॉटिस जो है वो खुला रहता है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं यहां नाम लिख देता हूं, एपिग्लॉटिस, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम का स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस, है ना। ये क्या करता है, सॉलिड या लिक्विड मटेरियल को ट्रैकिया का एक और नाम विंड पाइप है, तो ट्रैकिया या विंड पाइप में सॉलिड या लिक्विड मटेरियल को जाने से रोकता है। कौन रोकता है भाई, एपिग्लॉटिस, ठीक। चलिए, तो अब क्या है कि एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से नसल पैसेज में, नसल पैसेज में फेरिंग से फिर वो ट्रैकिया में चला आता है। अब ट्रैकिया के बाद देखिए यहाँ पे ट्रैकिया दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट देखिए इस वाले लंग्स की तरफ, इस वाले लंग की तरफ जाता है, दूसरा पार्ट इस वाले लंग की तरफ आता है, ठीक। तो ये दोनों जो ट्यूब आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे हम कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। ब्रॉन्चस भी पढ़ा जाता है, ब्रॉन्चस, और इसका प्लूरल होता है ब्रोंचाई, ठीक है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो ब्रोंचाई कहेंगे, और एक सिंगल की बात करें, सिंगुलर की, तो ब्रॉन्चस कहलाएगा, ठीक। तो अब ये ब्रॉन्चस के जरिए एयर होते हुए आगे बढ़ता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, ये रिब्स एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम करेंगे, मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब ये क्या होता है, ब्रॉन्चस जो होता है वो आगे जाकर के और स्मॉलर ट्यूब में बढ़ जाता है, पतले पतले ट्यूब में बढ़ जाता है। देखिए ये इधर बढ़ गया और ये इधर बढ़ गया। तो अब ये और जो पतले पतले ट्यूब है ना, उसे हम कहते हैं ब्रोंचायोल्स, है ना। जो पतले पतले ट्यूब है, ब्रॉन्चस जब डिवाइड होकर के पतला पतला ट्यूब बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंचायोल्स कहते हैं। और इस तरह से बहुत पतले पतले ट्यूब में बढ़ जाता है। और लास्टली ये जो ब्रांचायोल्स है, ये एक बैलून जैसे स्ट्रक्चर में जाके एंड हो जाता है ना, बैलून जैसे स्ट्रक्चर में आके एंड हो जाता है। और इस बैलून जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोलस, है ना। एक पीस रहे तो एल्वियोलस, एक से ज्यादा रहे तो एल्वियोलाई। और इस तरह से कई मिलियंस एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर होता है। बट मैंने यहाँ पे बहुत कम दिखाया है, 1 2 3 4 5 इसमें दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें दिखाया है, बट मिलियंस एल्वियोलाई होता है। तो इस तरीके से एयर जो है वो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। और ये टोटल प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेलेशन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इनहेलेशन को वर्ड्स में लिख लेते हैं, फिर हम इसके बाद का प्रोसेस समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनहेलेशन में क्या होता है कि एयर का इनटेक होता है लंग्स में, है ना, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। आप देख सकते हो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, और जो रिब्स होता है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करता है। और इसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। इसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं।
वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, और प्रेशर घट जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, है ना, इसकी वजह से एयर फ्रॉम एटमोस्फेयर एंटर्स अवर लंग्स, और इसकी वजह से एटमोस्फेयर से एयर हमारे लंग्स में आता है ना। किसके थ्रू आता है? पहले नॉस्ट्रिल्स में, फिर नसल पैसेज में, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, फिर ब्रोंचाई में, फिर ब्रोंचाइल्स में, और फाइनली हर एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इस तरह से इनहेलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो देखिए एल्वियोलाई तक पहुंच गया, यहां तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि ब्लड जो है ना, हमारा जो हार्ट है ना, वो ब्लड को यहाँ पे भेजता है ना, ब्लड यहाँ पे आता है। ठीक, अब ब्लड किसके जरिए आता है? ब्लड वेसल्स के जरिए। ठीक है, हम उस ट्रांसपोर्टेशन में इसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड यहाँ पे आता है, और ब्लड वेसल्स जो है ना, वो बहुत बारीक बारीक हो जाता है, यहाँ पे आकर के बहुत पतला पतला ट्यूब में बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत पतला पतला ट्यूब में बढ़ जाता है, जिसको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ठीक, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड लेकर के आता है, और ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, ये एल्वियोलाई के कांटेक्ट में रहता है। ठीक, अब ये जो हमारा एल्वियोलाई है ना, ये बहुत ही पतला होता है। कितना पतला? जितना कि एक सेल का थिकनेस होता है ना। एल्वियोलाई जो होता है ना, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये कितना होता है? 1 सेल थिक। ठीक है, एज 1 सेल थिक, एक सेल जितना पतला होता है उतना ही थिकनेस होता है एल्वियोलाई का। ठीक है, ये बहुत ही डेलिकेट होता है। अब क्या है कि ये ब्लड लाता है। अब ब्लड जो होता है हमारा, है ना, इस ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है, हम लोग कहते हैं रेड पिगमेंट, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन। इसको अब मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारे ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जिसमें से एक आरबीसी भी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड दिखता है। ठीक, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड कैसा दिखता है? रेड दिखता है। तो यहाँ पे ब्लड आता है। ठीक, अब क्या है कि एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन है ना ब्लड में चला जाता है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ जूम करके आपको समझा देता हूँ। ये हमारा एक एल्वियोलाई है इस तरीके का, जिसके अंदर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। ठीक, और मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरी आया इस तरीके से, है ना, ये वाला ब्लड कैपिलरी आया, है ना, और इसके अंदर क्या क्या है? ब्लड है, ब्लड कैपिलरी के अंदर, और क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अपने साथ लाता है। पूरे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये अपने साथ लाता है। ठीक, तो एल्वियोलाई में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड में चला आता है। ठीक, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापस एल्वियोलाई में चला आता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई के सरफेस पे। ठीक, एल्वियोलाई के सरफेस पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो चला जाता है एल्वियोलाई में, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है जो कि इनहेलेशन से पहुंचता है लंग्स तक, वो ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड के अंदर। फिर ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर के हमारी पूरे बॉडी में चला आता है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन हमारा ब्लड कैपिलरी का ब्लड ले जाता है पूरे बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन हर सेल में जाएगा। सेल के अंदर क्या होगा? फिर से रेस्पिरेशन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज फिर इस तरह से लाएगा और फिर एल्वियोलाई में छोड़ देगा। इस तरीके से एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि एल्वियोलाई का जो ये 1 सेल थिकनेस होता है, इतना कम थिकनेस होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है ताकि डिफ्यूजन यहाँ पे फास्टली हो सके, गैस का एक्सचेंज फास्ट हो सके। दूसरी बात क्या है कि हमारे लंग्स में इतने सारे एल्वियोलाई की क्या जरूरत है ना? एक ही एल्वियोलाई से ये सारा काम तो हो सकता है, यानी कि गैस का लेना देना हो सकता है। तो ये है कि हमें ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो बहुत ज्यादा जरूरत होता है ना? बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक, अब क्या है कि एल्वियोलाई अगर एक पीस रहेगा तो गैस का एक्सचेंज बहुत कम हो पाएगा। तो नंबर ऑफ एल्वियोलाइज बहुत ज्यादा होता है, मिलियंस में होता है। तो मिलियंस में होने से क्या है कि हर एल्वियोलाई में देखिए ये वाला ब्लड कैपिलरी यहां से ऑक्सीजन लेगा, फिर ये वाला ब्लड कैपिलरी यहां से ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जब ब्लड कैपिलरीज होंगे तो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे एल्वियोलाई से कॉन्टेक्टेड होंगे। तो जब नंबर ऑफ एल्वियोलाई ज्यादा होगा तो गैसियस एक्सचेंज फास्ट होगा। तो बहुत सारे एल्वियोलाई होने का फायदा क्या होता है? गैस का एक्सचेंज फास्ट होता है। ठीक है, इससे क्या है कि इजीली हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इनहेलेशन के बाद एक्सचेंज होता है गैसेस का, है ना? अब देखिए क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर चला आता है ना? यहां से ऑक्सीजन तो निकल चुका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे चला आता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना रहता है? बाहर निकालना रहता है। तो इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एक्सहेलेशन। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सहेलेशन क्या है। एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन देखिए, एक्सहेलेशन क्या होता है? इसमें क्या था? इनहेलेशन में इनटेक ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन इन द लंग्स। तो यहां पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ एयर, यानी कि इस बार CO2 की हम बात करें, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू एटमोस्फेयर is known as exhalation। ठीक है, अब एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है? अब देखिए, एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डायफ्राम नीचे आया था ना, अब डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, और जो रिब्स आउटवर्ड और अपवर्ड गया था, अब वही रिब्स क्या है, इनवर्ड और डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से सिकुड़ेगा ऐसे, फिर इनहेलेशन में ऐसे फैलेगा, ऊपर जाएगा, फिर एक्सहेलेशन में ऐसा सिकुड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे एक्सहेलेशन में? इन दिस प्रोसेस diaphragm moves up। डायफ्राम जो है वो ऊपर मूव करता है, एंड रिब्स मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, इनवर्ड moves inward and downward, causing decrease in volume of lungs। लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंड इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, तो जब रिब्स अंदर चले आएंगे, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ का वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घटने से प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए अब यहाँ का एयर
बाहर चला जाएगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एयर, यानी कि मेनली कहें तो CO2 फ्रॉम lungs is pushed out, ठीक है, into the atmosphere, ठीक है, एटमोस्फेयर में ये वापस भेज दिया जाता है। तो वापस जाने का रास्ता भी आप लिख सकते हो यहां से आगे, थ्रू किसके थ्रू, पहले आएगा ब्रोंकाइओल्स में, फिर आएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फिर नसल पैसेज और फिर नॉस्ट्रिल्स के जरिए बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, देखिए हमारा जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया ये कार्टिलेज के रिंग्स से बना हुआ होता है। ठीक है, ये कार्टिलेज के रिंग से बना हुआ होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है। ऐसा इसलिए ताकि हमारा जो एयर का जो पाथ है वो कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो एयर पाथ को कोलैप्स होने से बचने के लिए इस तरह के रिंग्स की जरूरत होती है जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। वरना क्या होगा, जब कोई आदमी, अगर ये बहुत फ्लेक्सिबल होता या बहुत ही जो है वो नाजुक होता, तो सोते समय क्या है, कभी गलती से किसी का हाथ यहाँ लग जाए और ये दब जाए तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो इससे किसी की डेथ हो सकती है। तो इसका कोलैप्स ना हो, है ना, इसको इंश्योर करने के लिए जो हमारा विंड पाइप होता है वो कार्टिलेज के रिंग से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सवाल पूछा जाता है कि व्हाई द ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो इसका आंसर क्या होगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इंश्योर्स नॉट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के कोलैप्स नहीं होने को इंश्योर करता है कौन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इससे क्या है कि अनडिस्टर्ब्ड एयर का सप्लाई हमारे लंग्स तक होगा। ठीक है, दूसरा सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि जो एल्वियोलाई होता है ना, इनका नंबर इतना ज्यादा क्यों है, बहुत ज्यादा नंबर्स एल्वियोलाई का होने का क्या एडवांटेज है, तो ये होगा कि नंबर ऑफ एल्वियोलाई ज्यादा होने से गैसियस एक्सचेंज फास्ट होता है, इससे सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी में पॉसिबल होती है। ठीक है, अगला कई बार सवाल पूछा जाता है कि एल्वियोलाई का थिकनेस इतना कम क्यों होता है, तो थिकनेस कम होने से डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा। कई बार सवाल पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है। एफिनिटी का मतलब उसके साथ जुड़ने की एबिलिटी, है ना। ठीक है, जब ब्लड आता है ना, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में चिपका लेता है और अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाता है। तो एक्चुअल में कहा जाए कि ऑक्सीजन का कैरियर कौन है, तो वो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक्चुअल कैरियर है ऑक्सीजन का। ठीक, अच्छा, सवाल ये पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड का कौन सा पार्ट लेके आता है, क्योंकि अगर हम बात करें ना ब्लड की, थोड़ा सा मैं बता दूं, वैसे ट्रांसपोर्टेशन में सीखेंगे डिटेल से। ब्लड में मेनली देखिए आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी इसको कहते हैं। इसके बाद प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स, और इसके अलावा प्लाज्मा होता है। ठीक, तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें 90% वाटर ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है ना, ब्लड का प्लाज्मा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लाता है, बॉडी में से प्लाज्मा अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। लेकिन ऑक्सीजन ले जाने की बात हो तो वो कौन ले जाएगा, आरबीसी ले जाएगा, या कहो कि आरबीसी के अंदर जो मौजूद हीमोग्लोबिन है वो ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आपको लगे कि नहीं ये इंफॉर्मेटिव है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।